गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसे भी बच्चे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि मैम आपने एक बीच में चैप्टर छुड़वा दिया है एग्जाम्पशंस का, उसको भी करवा देना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चे ऐसे डिमांड करते हैं, बट रीजनली डिमांड करना चाहिए। उस बच्चे ने आई होप ये वाला चैप्टर किया होगा, एग्जाम्पशंस फ्रॉम द टैक्स नॉन टैक्सेबल इनकम, ये करवाने के लिए डिमांड की है। मैं आपको बताना चाहूँगी, उस बच्चे के लिए स्पेशल मेंशन करने के लिए बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है इसको स्पेशल अलग से करने के बजाय जब मैं आपको ये चैप्टर सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड एंड डेप्रिसिएशन का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्सेज का जब मैं करवाऊंगी, और खासकर ये दोनों चैप्टर कवर करवाने के बाद 13-14 करवाने के बाद ये चैप्टर ऑटोमेटिकली क्या है हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी रहे, वो बच्चा बिल्कुल टेंशन ना ले, या और भी किसी बच्चे की अगर कोई डाउट है वो भी टेंशन ना ले, बिकॉज ये चैप्टर होने के बाद इसमें मोस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस इसके अंदर आ जाती है। क्योंकि एग्जाम्पशंस का मतलब क्या होता है, छूट, जो आपको डिडक्शन मिलती है। मान लो कि आपको क्या है, जैसे आप अमेजोन पे क्या है, क्या कुछ भी शॉपिंग करते हैं, जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ। जब मैंने अभी क्या है अपने आईफोन की शॉपिंग की है, जो कि फ़िलहाल पहले उसकी 35,000 क्या है, उसकी क्या थी, प्राइस थी, राइट। अब क्या है, जब मैंने उसको ऑन द स्पॉट जब मैंने क्या लिया, परचेजिंग की, ठीक है, तो उसका क्या है, ऑन द स्पॉट मुझे क्या है, कुछ एक अमाउंट का डिडक्शन मिला, कुछ एक अमाउंट का ऑफर मिला, जैसे हम बोलते थे ऑफर चला हुआ है, वो मिला है, जो कि 1,000 रुपीज़ थी, ऑफर थी। ठीक है, तो इसको लेस करने के बाद मुझे फ़ोन कितने का पड़ा है, अब 34,000 का फ़ोन पड़ा है ये। तो क्या होगा, ये जो अमाउंट क्यों पड़ी है, किसके हर एक हेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शंस होती है, वो डिडक्शन हम इसके अंदर पढ़ने हैं। अगर कुछ फिर भी इसके अंदर कुछ अलग रहेगा, वो मैं आपको एट द एंड में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो करवा दूंगी। क्लियर। आज जो हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था, मुझे उस टाइम कुछ काम आ गया था, दैट्स वाई मैं बीच में स्किप करना पड़ा मुझे। बट आज ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती है, सभी कंडीशंस को याद करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, राइट। आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये वाला चैप्टर चला हुआ है इनकम फ्रॉम द सैलरी। इसके अंदर जब मैं करवा रही थी, तो उस टाइम में यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ द सैलरी, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अ सैलरी के ऊपर हमारा 16 पॉइंट आया हुआ था, ड्यू डेट ऑफ अ सैलरी। तो ड्यू डेट ऑफ ये वाला पॉइंट देखिए, 16 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट रहते हैं सैलरी ग्रेड और द स्केल पे, एंड देन ड्यू डेट ऑफ अ सैलरी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट बहुत समझने जरूरी है, और थ्योरी कर रहे हैं तो 4-4 नंबर में आने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन आए या ना आए, बट आपको फिर भी क्या करना है, क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी, जो पॉइंट अगर किसी बच्चे को इन सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आप इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यू डेट ऑफ अ सैलरी एम्प्लॉई ऑफ अ कॉलेज, कि मुझे वो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी और कॉलेज, जिस कॉलेज के अंदर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट करने वाले हैं ड्यू डेट ऑफ सैलरी, क्योंकि हमारे पास दो ही पॉइंट आते थे, ड्यू डेट एंड पे स्केल या फिर ग्रेड पे। इसमें अंदर कहते हैं कि ड्यू डेट का मतलब क्या है, जो कि हमें हमारी सैलरी होती है। ये देखिए, जब भी कोई पर्सन अपनी सर्विस कंप्लीट कर देता है, उसे सैलरी रिसीव करनी भी रहती है, उसे बोला जाता है ड्यू डेट। ठीक है, किस डेट, मान लो कि मैंने क्या है, एक महीना अपना कंप्लीट कर दिया है, मैंने सभी बच्चों को पढ़ा दिया है, ठीक है, उसके एक महीने के बाद कंप्लीट हो गया महीना, उसके बाद मेरा राइट बनता है, ये मेरी ड्यूटी, मेरी राइट है कि मैं जहाँ पर काम करती हूँ कि उस डिपार्टमेंट से मेरी सैलरी को रिसीव करने के लिए, मीन्स मेरी सैलरी को प्राप्त करने के लिए उनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो ये कहते हैं कि वो डेट होती है ऑन विच द एम्प्लॉय गेट लीगल राइट टू डीम्ड हिज सैलरी। उसके एम्प्लॉय के पास, उसके पास लीगल राइट होता है कि वो अपनी सैलरी की डिमांड कर सके, सॉरी यहाँ पे डिमांड था, डिमांड कर सके, उस डेट को बोला जाता है ड्यू डेट। ठीक है, तो एम्प्लॉय भी तो काफ़ी तरह के होते हैं। एम्प्लॉय एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक होता है नॉन गवर्नमेंट, दैट मीन्स हमारे प्राइवेट एम्प्लॉय को बोला गया है।
ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय पता है जो गवर्नमेंट नहीं होते, तो इन दोनों को क्या है सैलरी अलग अलग दिन पे मिलती है और इनका टाइम पीरियड मीन्स की फाइनेंशियल ईयर भी अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है इन पॉइंट ऑफ अ टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर कोई एम्प्लॉय क्या है सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है, बट कौन से एम्प्लॉय को छोड़ के जो बैंक के अंदर काम करते हैं, वैसे बैंक गवर्नमेंट होते हैं, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे गवर्नमेंट है, बट इन बैंक के एम्प्लॉयज़ को छोड़कर वो हम प्राइवेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। बैंक के जो एम्प्लॉय है वो हम प्राइवेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ये रूल है, आपको लर्न करना है जस्ट। ठीक है। तो क्या है इनका जो प्रीवियस ईयर होगा, अब हमारा क्या है ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22 चला हुआ है, राइट। ये हमारा क्या होगा प्रीवियस ईयर होगा, इस ईयर के अंदर, इस 2022 के अंदर हम अपना टैक्स पे करते हैं, असेसमेंट ईयर होगा, राइट। तो हमें 21-22 की अगर बात की जाए, तो अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रीवियस ईयर जाने हैं तो कौन सा होगा, मार्च 2021 से लेकर फरवरी 2022 का हम मानते हैं। ये आपको लर्न करना है। अब सारी चीज़ें क्या है आपको टेक्निकली और ट्रिकी लर्न करने वाली आ जाएंगी। यही हमारा टैक्स यहाँ से अब क्या है आपकी पहली पौड़ी स्टार्ट हुई। अभी तक हम क्या है हम इसकी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ये सीख रहे थे, अल्फ़ाबेट सीख रहे थे टैक्स का। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है एक जर्नी ऑफ इनकम टैक्स की, राइट। जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की जाए, वो भी ड्यू डेट ऑफ सैलरी के केस के अंदर, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा मानेंगे, मार्च से लेके फरवरी तक होंगे। इसके अंदर भी 12 महीने, बट मंथ अलग अलग है, मार्च से लेके फरवरी। देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं। बट एक अगर नॉन गवर्नमेंट में इसकी प्राइवेट एम्प्लॉय की प्लस एक बैंकिंग एम्प्लॉय की बात की जाए, तो उसकी डेट मानेंगे अप्रैल टू से लेके मार्च, जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर आप सभी अपने ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी कब मिलेगी। चलो ठीक है, इनका प्रीवियस ईयर अलग अलग हो गया है, मंथ अलग अलग हो गए हैं, बट सैलरी कब मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मीन्स कि जिस महीने, मान लो कि मैंने ये महीने में मान लो कि आज अब क्या लगा हुआ है, दिसंबर लगा हुआ है, नवंबर के महीने में अपनी ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर दी, तो नवंबर के से अगला महीना कौन सा आएगा, दिसंबर। दिसंबर की पहली तारीख को ये मेरा लीगल राइट बनेगा कि मैं उनसे क्या कर सकूँ, सैलरी रिसीव करने के लिए डिमांड कर सकूँ, और इसी दिन क्या है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट डे पहला, फर्स्ट तारीख, एक तारीख, और नेक्स्ट मंथ मीन्स की दिसंबर। इस डेट को, इस वाले मंथ को हमने सर्विस दी और नेक्स्ट मंथ को हमने रिसीव हो जाएंगे। बट एक अगर प्राइवेट एम्प्लॉय की बात की जाए तो उसे जिस महीने में उसने काम किया है उसी महीने की आखिरी तारीख को उसे सैलरी मिल जाएगी। आई होप आपको इतना कंप्लीट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगर क्वेश्चन ये माइंड में उठना चाहिए यार, अगर आपकी उठा है तो मैं आपको आंसर भी दूंगी, ये बात कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए कि ये एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, माइंड में उठना चाहिए ना। बट आपके नहीं उठी होगी, आई होप, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे हमारे माइंड में भी नहीं उठती थी। सो अगर कोई अब्सेंस में है तो क्या किस टाइप का एम्प्लॉय मानेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, ये आपको टॉपिक हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, इसका एग्जांपल मैं इसके साथ करवाने वाली हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पे स्केल एंड ग्रेड पे। ये कहते हैं कि इसको करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। ये मैंने जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि आपका खुद का एग्जाम्पल लेके चलना, क्योंकि मैंने बताया था जब इनकम टैक्स पढ़ रहे तो आप अपनी तरफ से करना होता है, जब मैंने अकाउंट पढ़ाया था तब भी आप अपनी तरफ से करना, जब आप कंपनी लो या फिर बिजनेस लो पढ़ रहे हैं तब भी आप अपनी तरफ से अपने आप को रख कर फिर करना है हर काम। मान लो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने आप का एग्जाम्पल ले लो कि आपकी नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी बात, उनको बड़ी अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई है। ठीक है, नौकरी लगने के बाद क्या है, आपका जो फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट वाले दिन आपकी सैलरी है 2200 रुपये, और आपको ये बोला गया है कि आपकी हर साल इंक्रीमेंट होगी 100 रुपये से, और वो 100 रुपये तक इंक्रीमेंट तब तक होगी जब आपकी सैलरी 3100 नहीं, 3000 तक नहीं हो जाती। मीन्स मान लो कि आपकी नौकरी लगी है 2021 के अंदर, ठीक है, 2021 के अंदर आपकी सैलरी होगी 2200 रुपये। ठीक है, 2200 के साथ अपने सैलरी, अपनी कंपनी को, अपने जो नौकरी है उसे ज्वाइन किया। अभी कहते हैं कि हर साल क्या है आपकी 100 रुपये से इंक्रीमेंट होगी, मतलब हर साल आपकी सैलरी के अंदर 100 रुपये ज़्यादा मिलकर आपके रिसीव होंगे। अब मान लो कि दिसंबर 2021 को आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो दिसंबर
2022 को ही इंक्रीमेंट होगा कितने रुपए का, 100 रुपये का, और सैलरी कितनी बन के आएगी, 2300 रुपये। ठीक है, इसी तरह से दिसंबर 2023 को फिर 100 रुपये का इंक्रीमेंट होगा और फिर आपको सैलरी कितने की रुपये रिसीव होगी, 2400। इसी तरह से चलता रहेगा, 100 रुपये इंक्लूड होते रहेंगे और ये तब तक होंगे जब तक आपके 3000 रुपये नहीं हो जाते। मैं देखिए सीधा करके दिखा रही हूँ, 2700 हो गए हैं, देन फिर 100 रुपये इंक्लूड होंगे, 2800, एंड देन 2800 के बाद 2900, और 2900 के बाद 3000। दैट मीन्स यहाँ पर 24, 2025, 26, 27, 28, 29। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, वैसे इतना थोड़ा अमाउंट में इंक्रीमेंट बहुत कम कंपनीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर ये ठीक है, आपके 2029 मंथ्स की 2021 में आप नौकरी लगे थे 2200 रुपये तक, और जब 2029 लगा तब आपकी 3000 रुपये सैलरी होगी। अब इन्होंने बोला जब 3000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी तो इंक्रीमेंट कितने रुपए का होगा, इंक्रीमेंट होगा आपका 200 रुपये का, और वो इंक्रीमेंट 200 रुपये का तब तक होगा जब क्या है 5000 तक की आपकी सैलरी नहीं हो जाती। दैट मीन्स आप फिर इसके अंदर क्या करोगे, अब 2030 के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा आपका, दिसंबर 2030 के अंदर इंक्रीमेंट होने वाला है आपका 200 रुपये से, और सैलरी हो जाएगी 3200 रुपये। और ये जो इंक्रीमेंट तब तक चलेगा जब तक आपकी सैलरी 5000 तक नहीं हो जाती। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात, इंक्रीमेंट का मतलब बेसिक, ये जो सैलरी होगी ना आपकी बेसिक सैलरी होगी। दैट मीन्स आपको इतनी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, इसे हम बेसिक सैलरी भी कहते हैं, राइट? तो अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। ये कहते हैं कि ग्रेड अप सैलरी का मतलब क्या होता है, या फिर पे स्केल हम बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट द स्टार्टिंग सैलरी एनी एम्प्लॉय इज टू बी अपॉइंटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड। ये कहते हैं कि जब आपको स्टार्टिंग में अपॉइंट किया था क्या सैलरी थी, और ड्यूरिंग पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देने के बाद व्हाट विल बी हिज इंक्रीमेंट पर ईयर, कितना इंक्रीमेंट उसके सैलरी के अंदर हो रहा है, एंड व्हाट विल बी हिज मैक्सिमम सैलरी आफ्टर विच देयर इज नो इंक्रीमेंट। अगर मैक्सिमम सैलरी क्या होगी अगर कोई इंक्रीमेंट भी नहीं होता। ठीक है, मान कई बार क्या है, प्रमोशन के बेस पे सैलरी इंक्रीज होती है, कई बार बिना प्रमोशन के सैलरी इंक्रीज होती है। पता होगा, प्रमोशन के साथ सैलरी इंक्रीज होना और बिना प्रमोशन के सैलरी इंक्रीज होना दोनों में डिफरेंट है। बट यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीमेंट जोड़कर और आपकी एक्चुअल जो सैलरी बनेगी उसे क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी बोलते हैं। क्लियर? अब आपको मैं यही इसी का एग्जांपल लेके चलती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे, बेसिक पे एंड द ड्यू डेट का। ठीक है, अब मैंने उसके अंदर क्या बोला था कि सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कि एम्प्लॉय कौन सा है। अब इसके अंदर एम्प्लॉय नहीं बोल रखा, बट हम दोनों केस लेके चलेंगे। एम्प्लॉय एक बार हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके चलेंगे और एक बार हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके चलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हमें कितने प्रीवियस ईयर जो स्टेप है वो ही फॉलो करने हैं, तभी आपको क्या इनकम टैक्स बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप अपने खुद के नोट्स भी बनाना, मैं अपने खुद के नोट्स भी आपको शेयर करूंगी कि इनकी हेल्प से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह से बनाने हैं नोट्स। बट आप अपने हाथ से जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको इनकम टैक्स समझ नहीं आएगा। क्लियर? और हाँ, एक बच्चे ने एक और कमेंट किया था कि मैम आप कॉस्ट अकाउंटिंग की भी वीडियो साथ अपलोड कीजिए। बट उस बच्चे से मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन है कि क्या मैंने जो पिछले 5 वीडियो जो इनकम टैक्स के करवाए हैं उनके अंदर मैंने हर वीडियो के बीच में या फिर एंड में या फिर स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया है। जैसे भी क्वेश्चन बनता है, मान लो जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, तो नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के मैं आपको खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट में देने दें कि आपने दिए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की, नहीं की ना, तो पहले उसको कीजिए, देन आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस करवाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में आपको समझाने में मुझे टाइम लगता है और आप 2 मिनट लगती है आप सभी बच्चों की कि मैम ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। पहले आप अपना कर्तव्य तो पूरा कीजिए बच्चों, पहले एक सब्जेक्ट को तो अच्छे से समझ लो। अगर हो सके तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को भी करवाने की कोशिश करूंगी। पहले हम इनकम टैक्स और कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम करते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात चली जा रही थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है हमें 2200 रुपये। ठीक है, उसका हर साल इंक्रीमेंट होता है। अब मुझे निकालनी है प्रीवियस ईयर 2023 से लेकर 24, इसकी हमें सैलरी निकालनी है कि इसकी एक्चुअल सैलरी क्या होगी। अब नॉर्मल सी बात है, मार्च गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्रीवियस ईयर कौन सा लेने वाले हैं, जल्दी से मुझे बताइए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो प्रीवियस ईयर कौन सा लेने वाले हैं, मतलब डेट क्या रहने वाली है, इसकी डेट रहने वाली है
मार्च 2023 से लेके फरवरी 2024 को लेंगे, राइट। अब ये देखेंगे कि देखिए पूरा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं मार्च शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मार्च 2022 से शुरू होता है, ठीक है, और फरवरी 2024 तक खत्म होता है, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022, ठीक है, और फिर जनवरी एंड देन ये फरवरी, जनवरी और फरवरी। यहाँ पे देख कितने महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, पूरे 10 महीने हो गए, ठीक है, 10 मंथ। और यहाँ पे कितने मंथ है, 2 मंथ, ठीक है। मार्च से लेके दिसंबर तक की उसकी सैलरी कितनी थी 2022 की, वो भी आपको यहाँ देखनी है। अब यहाँ देखिए दिसंबर 2021 2200 है और दिसंबर 2022 2300 है। और नेक्स्ट मंथ यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझाना चाहूँगी। अब देखिए यहाँ पे इसकी सैलरी 2021 के अंदर 2200 है, 2022 के अंदर 2300 है, और 2023 के अंदर 2400 है, और 2024 के अंदर 2500 है। यही है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि 2021 दिसंबर से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे दिसंबर से लेके नेक्स्ट दिसंबर तक यहाँ तक है, और हमें क्या चाहिए, मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की, ठीक है। दैट मीन्स इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की सैलरी लेनी है। और इस टाइम पीरियड में उसकी सैलरी कितनी है, मुझे ज़रा जल्दी से बताइए, इस पीरियड के अंदर उसकी सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है, जल्दी बताइए। तो इस डेट को यहाँ पर 2022 के डेट को यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट हो, बट इससे पहले इसकी सैलरी कितनी थी 2200, तो 10 महीने की सैलरी कितनी होगी 2200, और नेक्स्ट 2 मंथ की मीन्स की दिसंबर 2022 से लेके, एक सेकेंड, 2023 का लेना है हमें, सॉरी यहाँ पे 23 है, तो 23 का लेना होगा, तो यहाँ पे 23 हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ से लेके देखिए यहाँ पे दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक की अगर बात की जाए, तो दिसंबर 2023 को कितनी सैलरी थी, और दिसंबर 2000 को 2400 होगी ना, तो इससे पहले जितने भी मंथ के अंदर सैलरी मिली होगी 2300 मिलेगी, इस डेट को इसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर इस डेट तक की, तो यहाँ पे 2300 होगी, इस डेट से आगे जो बढ़ेगी वो 2400 होगी, तो 2400 कितने मंथ की होगी, 1 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से, तो देन इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रुपये हो जाएगा, 23,000 रुपये हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 48,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4800 हो जाएगा, ठीक है। देन इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखिए अलग से करके 23,000 और 4800 प्लस 00872, 27,800 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पूरा ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर कितना कैसे है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नॉर्मल सी होगा, पहले इसका प्रीवियस ईयर चेकआउट करेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो कैसे उसे 2023 से लेकर 24 का ही निकालना है, तो इसका होने वाला है अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ठीक है। तो इसकी कैसे निकालेंगे ये पूरा, इसी तरह से आपको अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का अब आपको खुद मेरे को कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर रहने वाला है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय की करके दिखा दिया है। जो बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा मैं समझूंगी उसे ये पॉइंट आ गया समझ में, और वो बच्चा सीरियसली मेरी वीडियोस को देख रहा है, रियलिटी अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो रियलिटी में पढ़ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है अलाउंसेस का। अलाउंसेस से पहले हम करने वाले हैं, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है सैलरी के अंदर कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड की जाती है, एज ए सैलरी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सैलरी, डिफरेंट तरह की सैलरी कौन कौन सी होती है, लीव सैलरी, डेथ कम रिट्रीटमेंट सैलरी, ग्रेचुटी सैलरी है, पेंशन है, ये सभी चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आने वाली है। इसके अंदर जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं, फीस, कमीशंस एंड
एन्युटी बोनस, ये मैं आपको भी करवाऊंगी, बट ये जितने भी चैप्टर हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। सी नेक्स्ट चैप्टर, देखिए सी नेक्स्ट चैप्टर, राइट। तो अब मैं आपको फीस, अलाउंसेस, कमीशंस, इनको सभी को करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके बोनस के बारे में जाते हैं, बेसिक सैलरी के अंदर जो इंक्लूड होती है। बोनस क्या है, हमारा वन टाइम पेमेंट होती है जनरली, ठीक है। वन टाइम पेमेंट मीन्स कि आपको क्या है, कंपनी के द्वारा, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, और कंपनी के अंदर काम करते करते कंपनी के अंदर क्या है, एकदम से प्रॉफिट आ जाता है, और जो एम्प्लॉयर जो आपको पे कर रहा है ना सैलरी, वो क्या है, अपनी इच्छा से बोनस देता है। ये नहीं होता कि आपने कहा सर बोनस भी देना चाहिए आपको, वो उस टाइम नहीं देगा, वो अपनी इच्छा से देगा, ना ही इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कंपनी जरूर बोनस देगी, ठीक है। तो बोनस का मतलब क्या होता है कि वन टाइम पेमेंट होती है नॉर्मली, और ये कब पे की जाती है, फेस्टिवल्स पे पे की जाती है, मतलब अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। और जब भी कंपनी के टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, या फिर सिल्वर जुबली बनाते हैं या गोल्डन जुबली बनाते हैं, मीन्स कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को 25 साल हो गए हैं, या फिर 50 साल हो गए, या 75 साल हो गए हैं, इस तरह से बनाते हैं। और तीसरी बात कि जो एम्प्लॉयर होता है वो वॉलेंटियर पे करता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ आपको देना ही पड़ेंगे। और फोर्थ नंबर पे पॉइंट आते हैं, इट इज़ ए टैक्सेबल अंडर द सैलरी रेट। जब आपको बोनस मिलता है, बोनस मिल चुका है, और बोनस मिलने के बाद वो सैलरी के अंदर जरूर ऐड होगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सैलरी एंड टैक्सेबल इज ऑल्सो अंडर द सैलरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि फीस क्या होते हैं। अब देखिए आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये फीस का। जब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉई है जो कि उस कंपनी के अंदर काम करता है, और बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे क्या है, अपॉइंट है, ठीक है। अगर आपका भी अकाउंट अच्छा है तो अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए, XYZ जो भी नाम है, ठीक है। और कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, वो अच्छी तरह से एज ए चार्टेड अकाउंटेंट की तरह बहुत अच्छे से काम करता है। और उसने क्या किया, कंपनी के अंदर हर साल क्या है, ऑडिटिंग होती है, मीन्स कि अपने अकाउंट्स को चेकआउट करवाया जाता है। कि आपका एक चैप्टर अभी आपके सिलेबस में भी होगा, एक बुक ऑडिटिंग की, उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि ऑडिटिंग किसने होता है, कि अपने अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स के अपने ट्रांजेक्शन्स को चेकआउट किया जाता है, राइट। तो क्या है, कंपनी ने बहुत सारे क्या है फ्रॉड कर रखे हैं, अगर उसने बाहर से अकाउंटेंट अपॉइंट किया, उन फ्रॉड्स का भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात, एक पहले पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसे भी किया जाता है कि वो खुद के ही अकाउंटेंट को अपॉइंट कर देते हैं। और दूसरी बात, जो ऑडिटर्स आता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा सैलरी रिसीव करता है जब किसी कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं। मान लो उस कंपनी के जो मेंबर है, XYZ जो है, उस मेंबर को ही कंपनी ने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया एज ए ऑडिटर, कि उसे बोला कि तू ही मेरे कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर दे, और उसके बदले मैं तुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दे दूंगा, ठीक है। जो उस काम के बदले, काम उसका क्या है, अकाउंटेंट का है, प्लस में उसे ऑडिट करने के लिए बोल देते, इसके लिए रिगार्डिंग तो आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप इस बेस पे आप इस कंपनी के अंदर अपॉइंट हो। बट आपको ऑडिटिंग का भी वर्क दे दिया गया है कि आप ऑडिट कीजिए, आपको हम ना इसके रिगार्डिंग ना फीस दे देंगे। ये जो अमाउंट होगी ना जो उसे पे किया, वो फीस की रिगार्डिंग, वो फीस मानी जाएगी, ठीक है। ये कहते हैं कि एम्प्लॉयर पे टू हिज एम्प्लॉई, फी क्या होती है कि जो ऐसी अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है फॉर एक्स्ट्रा वर्क, उससे अलग काम करने के लिए, जो उसके नॉर्मली उसे अपॉइंट किया गया था, डन बाय द एम्प्लॉय विच एम्प्लॉय इज नॉट बाउंड टू डू एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विस। मीन्स कि नॉर्मली उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया था, अकाउंटेंट के लिए, पर उसे उसकी इच्छा जानी गई कि आप कर दोगे या नहीं करोगे। आपको करेंगे तो आपको एक अलग से अमाउंट दी जाएगी, स्पेसिफाई अमाउंट दी जाएगी, जिसे हम फीस का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो बाउंड नहीं होता, तो वो भी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, हर वो टैक्सेबल होती है अंडर सैलरी, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ ए सैलरी। बच्चों ये सैलरी का बिल्कुल अहम पार्ट है, इफ रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कमीशन। कमीशन क्या होता है, कमीशन काफ़ी तरह का होता है, आपको पता भी होगा। अगर कोई एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है या फिर फुल टाइम कर रहा है जो, उसे पता होगा कमीशन का मतलब क्या होता है। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कमीशन क्या होता है। ये भी एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पे किया जाता है, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग इंक्रीजिंग द टर्नओवर हिज बिजनेस। ये कहते हैं कि कमीशन कारण क्या होता है कि बिजनेस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को कमीशन दिया जाता है। अब मान लो जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि आप
डेली आपको क्लास के अंदर आना है, डेली आपको असाइनमेंट टेस्ट देने हैं, डेली आपको क्या प्रेजेंटेशन देनी होगी, जो बच्चा देगा उसके असेसमेंट के जो नंबर है, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो टीचर्स को देने होते हैं, वो टीचर्स क्या कहेंगे कि अगर जो बच्चा डेली मेरी रेगुलरिटी के अंदर रहेगा उसके मैं क्या करूँगी, उसके फुल मार्क्स लगाने वाली हूँ 20/20, बिकॉज 18 मार्क्स का क्या है, टैक्स का पेपर आता है, तो 20 में से 20 लगाने वाले। तो ये क्या है, कैसे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कमीशन है। आपकी नॉलेज को इंक्रीजिंग करने के लिए टीचर्स ने इनडायरेक्ट वे से आपको क्या किया है, अप्रिशिएट किया है, पढ़ाने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, राइट। तो इसी तरह से कंपनी के अंदर भी होता है, जब टर्नओवर इंक्रीज करनी होती है, सेल इंक्रीज करनी होती है, तो वर्कर्स को प्रेशर्स किया जाता है, प्रमोट किया जाता है उन्हें इंक्रीज करने के लिए। किसको इंक्रीज करने के लिए, टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है। वो कमीशन सैलरी के बेस पे भी हो सकता है, मीन्स की सैलरी ही उनका कमीशन हो, ठीक है, या फिर सैलरी के अलावा भी कमीशन हो सकता है। समझ में आ रही है बात, सैलरी के अलावा कमीशन क्या बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक तो क्या होता है सैलरी प्लस कमीशन, एक होता है सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी तो मिल रही है आपको, मान लो कि आपकी 25,000 पर मंथ है आपकी सैलरी, और कमीशन क्या होगा कि जितनी आप सेल करोगे, जितनी आप सेल करोगे, सेल के ऊपर 10% आपको कमीशन मिलेगा, 10% ऑफ सेल। मान लो सेल उसने क्या की, 10,000 रुपये की सेल की है और उससे 10% उसे कमीशन मिलेगा, उसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स 25,000 तो क्या है सैलरी है, प्लस 1,000 रुपीज़ आपका क्या है कमीशन है, तो देन आपकी 26,000 आपकी क्या होगी पर मंथ सैलरी डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो होता है कि इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा आपको कमीशन मिल रहा है। और दूसरे पॉइंट पे आ जाती है कमीशन इज ल्यू ऑन सैलरी। देखिए कमीशन इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये पॉइंट क्या कहता है कि आपको सैलरी के अलावा, मीन्स की सैलरी के स्थान पर आपको क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। इसके अंदर तो प्रॉपर ही मतलब कि कमीशन बेस्ड पर्सन हो जाएगा, मीन्स कि जितना भी काम होगा कमीशन का होगा, जितनी ज़्यादा सेल इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी सैलरी हो जाएगी। उसकी सैलरी अब कुछ नहीं है, अभी मान लो कि उसने क्या है 10 लाख की क्या कर दी टर्नओवर, मीन्स की सेल कर दी, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख उसकी सैलरी पर मंथ हो गई है। क्लियर, ये होता है सैलरी के अलावा, सैलरी के बदले कमीशन मिलना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एन्यूटी। एन्यूटी भी जस्ट लाइक अ बोनस की तरह है, ये भी वॉलेंट्री पे नहीं किया जाता अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि सैलरी इज ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड। ये देखिए अलग पॉइंट है, अगर आपकी बुक के नई बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है मैंने, क्योंकि नया सिलेबस आया हुआ है तो नया ही आपको सिलेबस कराने की मेरा मोटो रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं सैलरी ऑन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। ये कहते हैं कि सैलरी के बदले ना आपको नोटिस पीरियड के बदले ना आपको ऑन द स्पॉट आपको सारी सैलरी पे कर दी। कुछ नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, बट आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो कि मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत ईमानदार नहीं, बहुत क्या है मेहनती है, ठीक है, जिसके कारण आपकी कंपनी के अंदर क्या है सेल इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है, कंपनी के अंदर सेल इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद इसे लालच हो गया और दूसरी कंपनी ने भी इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि तो इस कंपनी के सीक्रेट्स जो हैं, मतलब जो मेन पॉइंट है जिस कारण से इस कंपनी की सेल इंक्रीज हो रही है, वो तू आके हमें बता, और जिसके बदले में आपको तुझे क्या दूंगा, एक पैकेज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके बीच में, और वो कर लेता ठीक है भाई आप मुझे दीजिए, इससे भी मैं सैलरी रिसीव कर लूँगा, आपसे भी पैसे हो रहा है, मेरे को तो पैसे से मतलब है, ठीक है। बट जो इस कंपनी के जिस कंपनी में पहले काम कर रहा था उसे बात पता चलेगी ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारी इस कंपनी को दे रहा है, तो ये तो बहुत घोटाला है। एक किस्म से देखें तो इस कंपनी को तो लॉस ही होने वाला है, क्योंकि अपनी कंपनी के पर्सनल जो सीक्रेट्स होते हैं इसको पता है बंदे को, और ये कहीं और बता रहे हैं, तो ये कंपनी क्या करेगी ऑन द टाइम, ना तो ये क्या वेट कर सकती है, अब जैसे दिसंबर लगाओ, दिसंबर में पता लगा, ठीक है, अब जनवरी फरवरी और मार्च पीरियड खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस पीरियड के बाद इतना वेट थोड़ी ना करेगी कंपनी, 3 महीने रुक जा फिर इसको हटा दूंगा, इसका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, इतने तो क्या पता कितना नुकसान कर दे कंपनी का। तो इसके लिए उस पर्सन को हटाकर क्या करेगी, ऑन द स्पॉट उसे क्या करेगी, हटा देगी। क्यों, ये एक कंपनी के सीक्रेट्स को, राज को क्या है कहीं और बता रहे,
तो इसे कंपनी से हटा देगी, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हटा देगी। और क्या करेगी, इसे उसके बदले मीन्स कि 3 महीने के बदले में उसे क्या दे देगी, अमाउंट देगी, जिससे कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, मीन्स कि जीवन अपना अच्छे से व्यतीत कर सके। वो अमाउंट 3 करोड़ भी हो सकती है, जैसे भी पर्सन की वैल्यू है, 2 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। ठीक है, सैलरी की जगह नोटिस पीरियड दिया और नोटिस पीरियड के साथ हमने अमाउंट दे दी। ठीक है, और 9 पॉइंट आपके पास अगर आ जाता है तो ये आता है कंपनसेशन फॉर मॉडिफिकेशन इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय। ये कहते हैं कि जो भी पहले आपको एम्प्लॉय को क्या है, इन जो भी फैसिलिटी दे रखी थी एम्प्लॉय को उसके काम करने के लिए, मान लो कि फैसिलिटी काफ़ी सारी होती है, कुक की भी होती है, सर्वेंट की भी होती है, ठीक है, और क्या है, फ्लैट भी दे रखा है, होंडा सिटी गाड़ी भी दे रखी है, कार भी दे रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है इस पर्सन को। ठीक है, बट कंपनी क्या है, टाइम टू टाइम लॉकडाउन के कारण, अब भी लॉकडाउन लगने वाला है जनवरी के अंदर, कंफर्म है जनवरी 15 या जनवरी 5 को लॉकडाउन लग जाएगा, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है कोरोना कर रहा है, हम अपनी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या है, कंपनी को लॉस होने वाला है, मतलब कंपनी की टर्नओवर, सेल जो भी है, प्रॉफिट वो कम होने वाला है। तो कम होने के कारण क्या है, उसको जो जितनी इतनी ज़्यादा सर्विस दी हुई है उसकी सर्विस में कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे। वो कहेंगे कि अब आपसे आपको गाड़ी भी नहीं देंगे, कुक भी नहीं देंगे, सर्वेंट भी नहीं देंगे, जस्ट ओनली आपको फ्लैट प्लस सैलरी देने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी तो खर्चा होता है भाई, कंपनी ही देती है। इनके आगे आपको बताने वाली है, परक्यूजिट्स के अंदर ऐड होते हैं सारी चीज़ें, वो कैंसिल कर दिए। तो ये कहते हैं कि कंपनसेशन फॉर द मॉडिफिकेशन, अब आपको कंपनसेशन दिया जाएगा इनके बदले, कि चलो कोई नहीं, कंपनी ने आपको पहले ये सर्विस दे रखी थी, इनके बदले अब मैं आपको केवल 25,000 रुपीज़ दे देता हूँ। ठीक है, अब वो कंपनसेशन अमाउंट है, मीन्स कि आपको इसके प्रति क्या है, अमाउंट दे दिया गया है, जो भी आपने टर्म कंडीशन चेंज किया गया। अब सभी एम्प्लॉय के सर्वेंट कार को हटा दिया गया, जस्ट ओनली फ्लैट और सैलरी देगी। ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ सैलरी है, इसे भी हम सैलरी के इंक्लूड करेंगे, और ये भी टैक्सेबल होगी अंडर अ सैलरी हेड। आई होप आपको इतना पॉइंट ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अलाउंसेस और परक्यूजिट्स के बारे में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्यूजिट्स क्या होती है, क्या क्या इनका काम होता है, एज ए सैलरी के अंदर ये आपको क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, अब सैलरी क्या, अलाउंसेस क्या होते हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। देखिए, अलाउंसेस भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है, और ये फिक्स अमाउंट होती है। ठीक है, फिक्स अमाउंट मीन्स कि जितना अमाउंट लिखा हुआ है प्रोविजंस के अंदर, या फिर कंपनी के अंदर प्रोविजंस बनते हैं, कंपनी के अंदर कंपनी एक्ट बनती है, उनके अंदर प्रोविजंस लिखे होते हैं, और फिक्स अमाउंट लिखा होता है कि इतना अमाउंट आपको देना होता है। और दूसरी बात, अलाउंस हमेशा किसके अंदर होते हैं, कैश में आपको रिसीव होते हैं। ठीक है, मीन्स कि आपको पैसे दे दिए जाते हैं उन चीज़ों के जो आपको चीज़ें की ज़रूरत है। इट इज़ पे बाय द एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय फॉर मीटिंग कंपनसेटिंग एनी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। ये कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको ये जो कैश है आपको दिया जाता है। ठीक है भाई, वो एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं, वो ऑफिशियल भी हो सकते हैं, मीन्स को काम का जो आपकी ड्यूटी है, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया उनके लिए भी आपको एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और वो पर्सनल भी हो सकते हैं, मीन्स कि आपको घूमने फिरने फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए भी वो एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ अलाउंस, ये कहते हैं कि एन अलाउंसेस इज अ फिक्स मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दैट मीन्स पर्सनल एक्सपेंसेस प्लस ऑफिशियल एक्सपेंसेस। क्लियर कि एक ऐसी फिक्स मॉनेटरी अमाउंट होती है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए। अब यहाँ पे बात उठती है कि अलाउंसेस भी 3 तरह की होती हैं। 3 तरह के मतलब कि एक तो ऐसे अलाउंसेस होंगे जो पूरी तरह से टैक्सेबल होंगे, मीन्स कि उन पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये एक ऐसे अलाउंसेस भी होंगे जिसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ता, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि जिसके ऊपर हमें आधा टैक्स पे करना पड़ता है, आधे के ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स मान लो कि हमें 20,000 रुपये मिले हैं,
3 केस बताए हैं मैंने अभी आपको। 20,000 रुपये मिले हैं अलाउंसेस के, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस ये भी हो सकता है कि 20 के 20,000 के ऊपर क्या है, आपको टैक्स देना पड़े अपनी सैलरी के अंदर प्लस करने के बाद आपको इनके सभी के ऊपर टैक्स पे करना पड़े। एक ऐसी भी है जिनके ऊपर आपको 20,000 आपको मिले हैं अलाउंसेस के, इन पे एक को भी टैक्स ना पे करना पड़े, मीन्स कि पूरा तरह से फायदा एक एम्प्लॉय का हो जाए। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि 20,000 में से मान लो कि 4,000 की छूट मिल जाए, 10,000 की छूट मिल जाए, 14,000 की छूट मिल जाए। छूट के ऊपर डिपेंड है, मीन्स कि आपको आधे इसमें से लेस करने के बाद मान लो कि इसका 14,000 रुपये की छूट मिली है, तो आपको केवल 6,000 के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। क्लियर? तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, हम पढ़ने वाले हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में। फुली टैक्सेबल आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी, इनको मैंने अलग से नोट्स नहीं लिखा क्योंकि जो जो लाइनें इसके अंदर लिखी है वही सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ ये क्वेश्चन जो है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, कैसे आता है कि एक्सप्लेन द व्हाट यू मीन बाय द अलाउंसेस and define these all expenses like that taxable allowances, allowances, exempted allowances, specified amount तक allowances जो exempted होते हैं या फिर fully exempted होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट की बात, अलाउंस की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से अलाउंसेस पूरी तरह से टैक्सेबल है। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है डियरनेस अलाउंस। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पे डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। ये क्या होता है, ये हर एक एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे छोटी नौकरी पे है या फिर बड़ी नौकरी पे है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कौन सी नौकरी पे है, डियरनेस अलाउंस सबको मिलता है। ये होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मीन्स कि जैसे जैसे कि हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। अब देखिए आपको, अगर मैं आपको मंडी का एग्जांपल लेती हूँ जहाँ से हम सब्जियाँ खरीदते हैं। पहले क्या थे, कुकुम्बर मीन्स कि खीरा जो है पहले 10 रुपये, 8 रुपये या फिर 15 रुपये किलो भी मिल जाता था। बट एट प्रेजेंट अब कितना रेट चल रहा है, आई होप आप सभी को पता होगा, 40-50 रुपये प्रति केजी है। तो ये क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ों के साथ रहने के लिए अगर आप पहले कहीं किराए पे घर लेते थे तो 1,000-1,200 रुपये में मिल जाता था। बट अब क्या है, 5-6 हज़ार में अब वो रेंट पे किराया मिलता है, और रेंट पे क्या है, घर मिलता है। अगर हम और कहीं ओंडा सिटी या फिर कोई भी गाड़ी की बात की जाए, वो गाड़ी पहले उनके प्राइस कम थे, अब उनके प्राइस क्या है, बढ़ रहे हैं। तो महंगाई भत्ता मीन्स कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आपका ये भत्ता अलाउंस जो है, इसको हिंदी में भत्ता बोलते हैं, अलाउंस जो है वो भी आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस इज पे टू द एम्प्लॉय, टू ये भी क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। और किस लिए पे करता है, कि उसके जो एक्सपेंसेस है उसको वो नॉर्मली राइट ऑफ कर सके, और ये बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है। क्लियर? नेक्स्ट अलाउंस है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सिटी कंपनसेशन अलाउंस क्या होता है, जब कोई पर्सन एक सिटी से लेके दूसरी सिटी के अंदर चला जाता है। एक सिटी से लेके दूसरी सिटी का मतलब क्या है, मान लो अब मैं हरियाणा की बात करती हूँ, ठीक है। हरियाणा के अंदर पानीपत से आपका ट्रांसफर हो जाता है सोनीपत, ठीक है। पानीपत से आपका ट्रांसफर हो जाता है सोनीपत। पहले आप पानीपत में रह रहे थे, आपके खुद के घर में रह रहे थे, आपको ना तो बाहर से कोई खाना मंगवाना होता था, ना कोई खाना बनाने वाली मंगवानी होती थी, मीन्स की लाने वाली होती थी, कोई आए कुक और वो मेरा खाना बने। तो क्या है, आपको वहाँ पर रहने के लिए अलग से हर चीज़ चाहिए होती है, तो आपको सिटी ट्रांसफ़र कर दी गई है आपकी। तो सिटी कंपनसेशन वाला होता है जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, सिटी को जब ट्रांसफ़र करते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आप चले जाते हैं, या फिर आप, ये तो थोड़ा छोटा एग्जाम्पल हो गया, मान लो कि आपका हरियाणा से क्या है हरिद्वार ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप हिली एरिया के अंदर चले जाए हरिद्वार से, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाए तो आप उसके अंदर भी हिली एरिया के अंदर चले गए, जहाँ पर आपका लिविंग और कॉस्ट, मतलब कि आपके वहाँ रहने की जो क्या है खर्चे हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे वाटर बॉटल, अगर आपने हरिद्वार मोस्ट ऑफ बच्चे गए होंगे, हरियाणा के अंदर जहाँ आप रहते हैं वहाँ वो बिस्लरी की बोतल क्या है 10 रुपये में या 15 रुपये में मिल जाती है। बट वहाँ कितने की मिलती है, जाते ही कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ, बट वहाँ पर हरिद्वार में 40, 50, 25 ऐसे कुछ अमाउंट मिलता है, मीन्स कि आपका यहाँ से अमाउंट सीधा एकदम से डायरेक्टली चेंज हो गया। तो ये सिटी कंपनसेशन आपको अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। फिक्स मेडिकल अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि आपको मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं। मेडिकल अलाउंसेस मीन्स कि आपकी सेहत के अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर अमाउंट अलाउंसेस की दी जाती है। अब मान लो कि आपको कहीं पहले आप बिल्कुल ठीक थे,
ठीक है। बट आप एकदम से सडनली क्या बीमार हो जाती हो, तो उसके लिए भी आपको, अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो उसके लिए भी आपको कैश दिया जाएगा, ठीक है। और या फिर आप आपकी फैमिली के अंदर भी, जैसे कि आपकी वाइफ की अगर एग्जांपल दिया जाए, किसी हस्बैंड कोई एम्प्लॉयर है जो अपने कोई एम्प्लॉई है अपने उस कंपनी के अंदर काम करता है, और एम्प्लॉयर ने कैश क्या दे रखा है, मेडिकल अलाउंस दे रखा है, मेडिकल अलाउंस कैश दे रखा है। अलाउंस हमेशा कैश में मिलता है, मैं बार बार कैश इसलिए बोल रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। बट उसकी वाइफ की क्या है, तबीयत खराब हो जाती है, तब भी वो कैश वहाँ यूज आ सकता है। या फिर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी एक्सपेंसेस होगा वो उस अलाउंसेस के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टिफिन अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस का मतलब क्या है, जब भी कोई पर्सन क्या है किसी और सिटी या फिर किसी और देश के अंदर जा रहा है, कहीं और उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे खाने के लिए भी अलाउंसेस दिया जाता है। अब मैं बोलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र ही हो। मान लो कि पानीपत से लेके सोनीपत उसकी 2 दिन के लिए डीलिंग की गई है, ठीक है, 2 दिन के लिए उसे काम करने के लिए भेजा है, तो 2 दिन के लिए जो खाना होगा, खाने के लिए उसे पैसे चाहिए, तो पैसे वो भी क्या होंगे, टिफिन अलाउंस के अंदर इंक्लूड होंगे। इट इज़ गिवन फॉर द लंच एंड रिफ्रेशमेंट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की लंच और रिफ्रेशमेंट के लिए दे जाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मील अलाउंसेस। इसे हम, जैसे हम छोटे बच्चे थे ना, जब हमें मिड डे मील में खाना मिलता था, तो इसे हम मील अलाउंस भी कहते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एंड रिफ्रेशमेंट अलाउंस, इट इज़ अ फुली टैक्सेबल, ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर जिसके बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो टेंशन ना ले, इस तरह से आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस की अगर बात की जाए, आप क्या है बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत आपको क्या है पूरी तरह से आपको घर दिया गया है, उस घर के अंदर क्या है आपको सर्वेंट के लिए फैसिलिटी दी गई, आपको एक प्रॉपर एक सर्वेंट दिया गया कि ये तो चाहे आपकी ऑफिशियल यूज़ के लिए भी हो सकता है और ये घर के यूज़ के लिए भी हो सकते हैं। सर्वेंट में दैट मीन्स आपके जो आपकी हेल्प कर सके, आपको काम को बांट सके। इट इज़ अ फुली टैक्सेबल इवन इफ इट इज़ गिवन टू द लो पेड एम्प्लॉय। चाहे उसे कम सैलरी दे, चाहे हाफ सैलरी दे, कितनी भी सैलरी दे, सर्वेंट अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या होता है कि ऐसा अलाउंसेज होते हैं जो आपको दिया जाता है। मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। अब मैं एक टीचर होने के साथ साथ अगर कोई, मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ वो मुझे नहीं पता, वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। वैसे मैं अपना पूरा बेस्ट देती हूँ हमेशा। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। एक टीचर होने के साथ साथ मान लो कि मैं अपने इस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ाती हूँ, और मैं क्या है साथ साथ किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी पढ़ाती हूँ, प्लस में शाम को किसी स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जाती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कॉलेज है वो मुझे क्या कहेगा कि आप कहीं और मत जाओ, कहीं और मत जाओ, इसके बदले जहाँ आपसे यहाँ से आपको जो सैलरी रिसीव होते हैं वो भी हम आपको दे देंगे, बट आप कहीं और मत जाओ। ये भी एक क्या होते हैं नॉन प्रैक्टिस, मतलब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए भी आप कहीं मत जाओ, क्योंकि क्या पता किसी और स्कूल या फिर कॉलेज के अंदर आपका पढ़ाना अच्छा लग जाए तो आपको हमारे कॉलेज से ले जाएंगे, आप भी चले जाओगे अगर आपको हाई सैलरी मिलती होगी तो नॉर्मल सी बात है, उनकी भी फैसिलिटी आप खुद दे दोगे, तो वो होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। उसको पढ़ के बताती हूँ। इट इज़ जनरली गिवन टू दोज मेडिकल डॉक्टर्स। यहाँ पे डॉक्टर्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, डॉक्टर्स हु आर इन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दे आर बैन फ्रॉम डूइंग द प्राइवेट प्रैक्टिस। ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं ना, अपने खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए ना कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर कहीं और उनका काम भी पसंद आ जाता है तो उन्हें क्या है ट्रांसफर करके ले जाते हैं। तो इस तरह के अलाउंसेस को भी क्या है पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट टीचर हो, वो सभी क्या है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कहीं और नहीं जा सकते, उनके लिए भी उनके यहाँ खुद अलाउंस दे देते हैं। नेक्स्ट है हील अलाउंसेस। जब आपको किसी हिली एरिया के अंदर काम करने के लिए भेज देते हैं तो क्या होगा, आपको अलाउंस दे जाता है। नॉर्मल सी बात है, एक व्यक्ति हरियाणा के अंदर काम कर रहा है और आपको हिमाचल प्रदेश भेजे या फिर कहीं और जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे, तो जाने से पहले ना 10 बार सोचेगा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अगर उसे एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते होंगे ना, तो एकदम से चला जाएगा, सोचेगा भी नहीं। क्योंकि आज की जनरेशन में पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे से ही दुनिया चलती है, राइट। तो पैसा होगा तभी क्या अपने फैमिली को आप चला सकते हैं। दैट्स वाई कि हर चीज़ को पैसे में तोल दिया है, यहाँ तक कि मनुष्य की जो जिंदगी होती है ना वो भी तोल दी है। आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर जितने भी जो पर्सन जैसे बाढ़ के अंदर
वो चले जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे भी होते हैं, उनकी फैमिली को क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है कि 50-50 लाख, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ ऐसे दिया जाता है ना। तो ये क्या है, हर चीज़ को क्या है, पैसे के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, राइट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, वार्डन अलाउंसेस एंड प्रॉक्टर अलाउंसेस। अब देखिए, प्रॉक्टर अलाउंसेस आपको समझ नहीं आएगा, बट वार्डन के नाम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि वार्डन अलाउंस वो होती हैं जो क्या है, हॉस्टल के बाहर खड़ी होती हैं, और हॉस्टल के बाहर मतलब निगरानी रखती हैं, और जितने भी बच्चे हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो या फिर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक साइलेंस पीस साइलेंट क्या है, इन्वायरमेंट बनाए रखती है, शांति का साइलेंट बनाए रखती है। तो प्रॉक्टर अलाउंसेस का मतलब यही होता है, जब कॉलेजेस के अंदर लेक्चर लगते हैं, तो लेक्चर आपने भी देखा होगा, आपके क्लासरूम के बाहर ना कई बार क्या है, बच्चे घूम रहे होते हैं, जिससे कारण क्या है, टीचर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चे घूम क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो उनका ध्यान बार बार बाहर ना जाए, बच्चों का बार बार ध्यान ना बाहर ना जाए, तो एक स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाता है कि बच्चे यहाँ नहीं होने चाहिए, तो उसे बोला जाता है प्रॉक्टर अलाउंस। उस पर्सन को दिए जाने वाले अलाउंस को प्रॉक्टर अलाउंस कहा जाता है, कि साइलेंट डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उस पर्सन को, जो पैसे उसे दिए जाते हैं, उसे बोला जाता है प्रॉक्टर अलाउंस। क्लियर। नेक्स्ट है डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस का मतलब क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉई क्या है, दूसरी जगह पर, मैंने यहाँ पे देखो पानीपत और सोनीपत का एग्जांपल लिया है। मान लो कि मेरा जो ट्रांसफ़र है कुछ टाइम या कुछ मंथ के लिए, जो टेम्परेरी पीरियड के लिए मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो कि 8 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मुझे पता है कि इतने टाइम तक ही मुझे वहाँ जाना है। टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी पर्सन को अगर ट्रांसफ़र के बेस पे अगर कोई अमाउंट दी जाए, उसे बोला जाता है डेपुटेशन अलाउंस। क्लियर। When an employee is sent from his permanent place to his service to other place or institutions or organizations on deputation for a temporary period, टेम्परेरी पीरियड के लिए जब किसी एम्प्लॉई को परमानेंट प्लेस से किसी और प्लेस पे भेजा जाता है, उस टेम्परेरी पीरियड के ऊपर जो पैसा दिया जाता है उसे बोला जाता है डेपुटेशन अलाउंस। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहे होंगे, मैं बहुत डीपली समझा रही हूँ। सो इसलिए आप पूरा ध्यान से पूरा चैप्टर समझना, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हर काम आसान होता है अगर करे तो हर कोई व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ओवर टाइम अलाउंस। जब भी कोई व्यक्ति अपने काम से कुछ एक्स्ट्रा काम करके क्या किया जाए, उसे ओवर टाइम बोला जाता है। और अलाउंस क्या मतलब होता है, जब उसे एक्स्ट्रा घंटे के जो पैसे मिलते हैं उसे बोला जाता है। ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। अदर अलाउंस की बात की जाए तो अदर अलाउंस के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। प्रोजेक्ट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, रूरल एरिया अलाउंस, डॉग अलाउंस, स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस, मैरिज अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। इनको मैं फिर भी अब एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, 10 पॉइंट तो हैं आपके पास पूरी तरह से, इनको भी पूरा खोल खोल के एक्सप्लेन करना है, तभी आप क्या है पूरी अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, फैमिली अलाउंस यहाँ पे नहीं, प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है, जब किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ एक स्पेशल टाइम के लिए आप भेज देते हैं, जैसे साइट पे होता है ना, जैसे कि जो ये फ्लाईओवर बनाते हैं या फिर पुल बनाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड बाईपास बनाते हैं, तो वहाँ पे साइट होते हैं, वो प्रोजेक्ट होते हैं। ठेका भी बोलता, आपने सुना होगा, ठेका लिया हुआ है, या फिर किसी भी कमेटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट होता है। उस प्रोजेक्ट अलाउंस मतलब अपनी फैमिली से दूर रहकर आपको कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ रहना है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, वापस आ जाओ, उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। मैरिज अलाउंस मीन्स कि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपकी बहन की या फिर भाई की, आपकी खुद की भी शादी आ गई, तो उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है, वो भी तरह से पूरी तरह से टैक्सेबल है। रूरल अलाउंस क्या होता है, मान लो कि कोई पर्सन अर्बन एरिया में काम करता है, मान लो कि सोनीपत बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग का जो साइकिल होती है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है वहाँ पे। अगर किसी पर्सन को सोनीपत से लेके कहीं और उसके आसपास एरिया गांव के अंदर भेज दिया जाए, या फिर कहीं और किसी रूरल एरिया के अंदर भेज दिया जाए, तो बहुत कम पर्सन होते हैं ऐसे शहर के माहौल से गांव के एरिया में जाएंगे, तो उसके लिए भी उसे अलाउंस दे देंगे, आपको पैसे देंगे, आप जाओ मीन्स कि पैसे लो और जाओ, सारा काम करके आओ, राइट। तो रूरल अलाउंस होता है कि किसी गांव के एरिया में आपको काम करने के लिए आपको वो भी अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। टेलीफोन अलाउंस क्या होता है कि टेलीफोन अलाउंस का मतलब होता है जब आपको फ़ोन के लिए भी आपको अलाउंस दिया जाता है। दैट मीन्स आप अपने पर्सनल फ़ोन से किसी अपने ऑफिस लिए यूज़ के लिए अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो बिल तो आएगा, पैसे तो लगेंगे। अब क्या है, जो रिचार्ज करवाना पड़ता है वो भी आपको कैश में कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस क्या होते हैं, अपने बच्चों के लिए, जो एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है अलाउंस दिया जाता है, वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ना,
इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिनर अलाउंस होता है रात को खाने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है। हेल्थ अलाउंस होता है जो जैसे मेडिकल फैसिलिटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हॉलीडे अलाउंस वो आगे पढ़ने वाले हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस ये अभी आगे नहीं है, मैं अब इसको अभी बता देती हूँ। स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस क्या होता है, जब कोई अब कहते हैं कि +2 बेस भी नौकरियाँ निकल जाती है, BSc BEd BCom इनके ऊपर भी नौकरियाँ निकल जाती है और साथ में मास्टर्स डिग्री के ऊपर भी नौकरियाँ निकलती है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हो जाती है सबकी। ठीक है, तो उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे भी उनको अलाउंसमेंट जो जो जितनी क्वालिफाइड करेगा, मीन्स की पर्सन ऐसा है जो टीचर है, BCom कर रखी है उसने, MCom कर रखी है, PhD भी है, MPhil भी है, क्या है बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, राइट। उसने MCom भी कर रखी है और MBA भी कर रखी है, उसे क्या है ज़्यादा अलाउंस मिलेगा। बट अगर किसी पर्सन ने BCom MCom और PhD कर रखी है उसे थोड़ा कम मिलेगा, जिसने MCom और BCom भी कर रखी है उसे और कम मिलेगा, 100-200 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है टैक्सेबल अलाउंसेस की बात हो चुकी है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं अलाउंसेस एग्जम्प्टेड अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसे अलाउंसेस जो कि क्या है पूरे स्पेसिफाइड लिमिट तक क्या है मीन्स कि उनके ऊपर आपको आधा टैक्स पे करना पड़ेगा, आधा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उन अलाउंसेस की बात की जाएगी। उसके अंदर सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होते हैं, आपको हाउस रेंट के लिए एक अलाउंस दिया जाता है, आपको हाउस रेंट के लिए एक अमाउंट दी जाती है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैसे एक हाउस रेंट के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है, कैसे उसकी टैक्सेबल अमाउंट है कैसे नहीं है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स इसका नाम है। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप खुद का भी नाम रख लेना। ठीक है, मिस्टर एक्स है। ठीक है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है, कहाँ का, एक रिलायंस कंपनी है वहाँ का ये एम्प्लॉय है। ठीक है, और रिलायंस कंपनी के जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने उसको अगर कैश दिया है, अगर उन्होंने उसको कैश दिया है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, अलाउंस होगा। अगर वो कैश ना देकर फ्लैट देता है तो ये होता है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, ये 2 पॉइंट्स में आएगा, एक तो अलाउंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा और एक परक्यूजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो अगर हम अलाउंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो HR है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ठीक है, परक्यूजिट भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, बट यहाँ पे पहले हम अलाउंस की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पे प्रोविजंस चेकआउट करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोविजंस बनाए हुए हैं। आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि वो खुद के घर में रह रहा है या किसी और के घर में रह रहा है। ठीक है, 3 तरह की बातें चेकआउट करेंगे कि वो, पहली बात कि वो ये देखा जाएगा कि इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओवन हाउस एंड गेटिंग द HR फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर वो अपने खुद के घर में रहकर फिर भी HR रिसीव कर रहा है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है, तो क्या वो टैक्सेबल है। जी बिल्कुल वो टैक्सेबल है, बिकॉज वो खुद के घर में रह रहा है तो पूरी अमाउंट उसकी सेव हो रही है, तो सैलरी के अंदर इंक्लूड करके उसे टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, और दूसरी नंबर पे आती है अगर वो अपने घर पे नहीं रह रहा बट अपने किसी रिलेटिव के घर यहाँ रह रहा है, ना ही उसको किसी भी तरह का रेंट दे रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे भी उसके पैसे बच गए। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉय का बेनिफिट ही है, और इनकम टैक्स एम्प्लॉय का बेनिफिट देख ले बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें टैक्स रिसीव करना होगा, तो HR के ऊपर वो अमाउंट पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं, अगर वो एक्चुअल में किसी रेंटेड हाउस में रह रहा है, मीन्स कि एम्प्लॉय किसी रेंटेड हाउस में रह रहा है, तो कैसे उसका टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है, सबसे पहली बात हम इसके बात करेंगे कि कंडीशन नंबर 1 कि ये चेकआउट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने देखा कि पहले जो मैं समझा रही थी उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में रेंट कितना मिल रहा है, मीन्स कि एक्चुअल में आपको हाउस रेंट कितना मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ पे लिख भी देती हूँ रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये देखना है कि आपने जहाँ रह रहे हो वहाँ आपने स्पेंड कितना किया है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, और साथ में माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% लेस करना है। ठीक है, ऑफ रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब क्या होता है, इस सैलरी अंदर क्या इंक्लूड होंगे वो बता देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं।
और तीसरे नंबर की बात ये देखेंगे कि जहाँ आप रेंटेड हो वहाँ की लोकेशन क्या है। अगर लोकेशन आपकी कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इन चारों जगह पर है, तो आपको अपनी सैलरी का 50% करना पड़ेगा, 50% ऑफ सैलरी करना पड़ेगा। अगर इन चारों को छोड़कर किसी और एरिया के अंदर आप रहते हैं, मान लो कि आप कानपुर के अंदर रहते हैं, ठीक है, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल कानपुर, यूपी, एमपी इनके हैं, ठीक है। अगर आप इस एरिया के अंदर रहते हैं तो आपको 40% ऑफ सैलरी करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इन चार एरिया के अंदर रहते हैं, रेंटेड है, आप दिल्ली के अंदर आपने अपना रेंट पे किराया घर ले रखा है जिसके लिए आपको अलाउंस मिलता है, तो आपको अपनी सैलरी का 50% करना पड़ेगा। अगर आप इनको इन चारों जगह को छोड़कर किसी और एरिया के अंदर आप रहते हैं तो आपको अपनी 40% करना पड़ेगा। 3 कंडीशन आई समझ में क्या करना है। और अब हम बात करते हैं सैलरी, इसका प्रैक्टिकल समझाने वाली हूँ भी थोड़ी देर में। सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सैलरी के अंदर हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं, बेसिक पे मीन्स कि आपकी जो नॉर्मल सैलरी है, प्लस डीएनएस पे जिसके अंदर हमारी डीएनएस अलाउंस भी इंक्लूड होगा, अंडर द एम्प्लॉयमेंट वाला भी, और फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला भी, मतलब इन डी और डीपी दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। और प्लस में कमीशन, ठीक है, कमीशन, ये 3 इंक्लूड होंगे जस्ट ओनली सैलरी के अंदर, ठीक है। और रेलिवेंट पीरियड का मतलब है कि जिस साल आप कमा रहे हो और जिस साल में आप घर किराए पे ले रहे हो। मान लो अब मैंने दिसंबर 2021 के अंदर किराए पे लिया है, ठीक है, दिल्ली में लिया है, तो उस 2021 की ही सैलरी को ही इंक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेट ऑफ द एचआर की अमाउंट कितनी टैक्सेबल होगी वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये तो है अमाउंट कैसे क्या की चीज़ निकालने के लिए, एग्जम्पशन लिमिट निकालने के लिए। इसकी फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है हमें, क्योंकि ये जो फर्स्ट पॉइंट है एचआर अलाउंस मीन्स की हाउस रेंट अलाउंस, ये ऐसा अलाउंस है जो इसके ऊपर आधा टैक्सेबल होता है और आधा छूट होता है। तो टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, अमाउंट रिसीव्ड माइनस के एग्जम्प्टेड अमाउंट। अब जितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो और एग्जम्प्टेड अमाउंट लेस कर देना है। एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालना है आपको, ये 3 कंडीशन इसकी ये है, एक्चुअल रेंट कितना मिला है, स्पेंड कितना है, माइनस के 10% ऑफ द सैलरी, और जहाँ आप रहते हो उसका 40% या 50% आपको करना है। एग्जाम्पल यहाँ लेती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहने वाला है। देखिए एक पर्सन है जिसका, मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स को एचआर मिलता है 7,000 रुपये पर मंथ, एचआर मिला है, ठीक है। और साथ में उसकी बेसिक पे कितनी है, 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है जी। डियरनेस अलाउंस कितना है, 3,000 पर मंथ, ठीक है जी। उसका जो रेंटेड अमाउंट है वो है 3,000 पर मंथ। और वो रेंटेड अमाउंट कहाँ है, मतलब कि कहाँ रहता है वो इंसान रेंट पे, मान लेते हैं वो रहता है कानपुर के अंदर ही, ठीक है। दोनों एग्जांपल लेने वाली हूँ, कानपुर का भी और दिल्ली का भी, या फिर इनमें से कोई भी एक, ठीक है। आई होप इतना आपको एग्जांपल समझ, उसकी एचआर मिलता है इतना, बीपी डीए रेंट स्पेंट अमाउंट कितना है इसका, 3,000 रुपये पर मंथ। अब आपको देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 दिस वन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है, क्या लिखना है, इनके अमाउंट लिखना है। अमाउंट रिसीव्ड कितनी हुई है, 7,000 रुपये पर मंथ, राइट। 7,000 रुपये हमें साल का निकालना होता है पर मंथ। अगर आपको मिला दिसंबर के अंदर है और दिसंबर से लेके अप्रैल तक का करना है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5 महीने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे भी टाइम पीरियड रहता है उसको उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 × 7 कितना होता है, 72,000, राइट। तो 72,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट हमें पता नहीं है एक्चुअल में अमाउंट कितनी है, तो इसको निकालने के लिए आपका स्टेप नंबर 3 रहेगा कि एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालेंगे। और एग्जम्प्टेड अमाउंट की 3 कंडीशंस थी, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 इज दैट कि आपको एक्चुअल में अमाउंट, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है, रिसीव कितना हुआ है, वो है आपका
2000, क्योंकि 7000 गुना में 12, सॉरी 72,000, सॉरी यहाँ पे 84,000 लिखना है मुझे, 84,000 राइट, क्योंकि मैंने अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 7,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 84,000 राइट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि अमाउंट स्पेंट, रेंट का जो अमाउंट स्पेंट है माइनस के 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट स्पेंट कितनी की है उसने, 3,000 रुपये इंटू 12, 30,000 हो गया, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है, बीपी, डीपी एंड इसके अंदर डीए भी इंक्लूड है, कमीशन। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बेसिक सैलरी दे रखी है, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस। अब यहाँ पे देखिए सैलरी के अंदर इंक्लूड करने के लिए हम अलग से बनाएंगे, बेसिक पे 30,000 गुना में 12 तो ये हो जाएगा 3,60,000, और डीएनएस अलाउंस इज इक्वल टू 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36,000। अब इनको जो मैं ऐड कर दूंगी तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 3,96,000 राइट, 3,96,000 हो गया। अब यहाँ पे मैं 3,96,000 का 10% करूँगी तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 3,96,000 का 10% कितना हो जाएगा, 29,600। अब देखिए लेस करने के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेस करने की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो देखिए जब माइनस में तो हम इसको लिखने वाले हैं नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नील। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि ये चेकआउट करना है कि वो कहाँ रह रहा है। हमने कानपुर का एग्जांपल लिया है तो दैट मीन्स उसे 40% ऑफ द सैलरी करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 40%। अगर दिल्ली के अंदर रहता है तो 50% करना पड़ेगा, दिल्ली या फिर इन सभी एरिया के अंदर रहता है। अब मैं यहाँ पे साथ में दिल्ली का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, 40% कानपुर में करना है, दिल्ली का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 3,96,000 का 50% हमें करना है, तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद 98,000, 1,98,000 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसकी अमाउंट कितनी आई है मुझे ये बताइए जरा, 84,000, इसकी अमाउंट 0, इसकी अमाउंट आई है 98,000। एग्जम्प्टेड अमाउंट अब ये कहेंगे कि तीनों को हम एग्जम्प्ट करेंगे, जी बिल्कुल भी नहीं, जिनमें से इनमें से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उसी को सिलेक्ट करेंगे, विच एवर इज लेस दिस, दैट मीन्स आपकी एग्जम्पशन अमाउंट 0 है, आपको 0 लेस करके इस इतने के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर बाय द डिफॉल्ट आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे 12,000 या फिर 3,000 कुछ एक अमाउंट आ जाती, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे सीधा 36,000 की बजाय यहाँ पे मान लेते हैं कि 30,000 होता, ठीक है, सैलरी का 10% 30,000 होता है, तो 6,000 रुपये हो जाती है, 6,000 रुपये की छूट हम यहाँ पे माइनस करके हमारी टैक्सेबल अमाउंट निकल जाती। तो इस तरह से आपको हाउस रेंट हाउस अलाउंस निकालना होगा। प्रैक्टिस के लिए आप अपने पहले इलिस्ट्रेशन को ट्राई करना, देन फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। अगर फिर भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्व करके उसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी। फिलहाल अभी एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं, थ्योरी में आपको बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करके आना है। देखो मुझे समझाने में भी इतना ऐसे कंजस्टेड सा है, बट अगर आप अच्छे सुंदर से करोगे तो बिल्कुल आपको 3-4 पेज आराम से भर जाएंगे, राइट। तो आपको पहले स्टेप फॉलो करने हैं, पहले ये लिखना है, देन आपको स्टेप नंबर 2 अमाउंट शो करने हैं, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए 3 स्टेप निकालने हैं, तीनों स्टेप बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होगा वो भी ध्यान रखना है, 3 चीज़ें इंक्लूड होने वाली है, बीपी, डीपी, कमीशन, एंड अगर ये भी देखा जाएगा कि कहाँ रहने वाले हैं। मोस्ट ऑफ चांसेस ये रहता है कि जो बीच वाली अमाउंट होती है ना, स्पेंट माइनस के 10%, यही हमारी एग्जम्प्टेड अमाउंट होती है, बिकॉज इसमें क्या है, हमें सबसे ज़्यादा कम अमाउंट निकलती है। मोस्ट ऑफ चांसेस मैंने काफ़ी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बहुत बार मैंने देखा है कि बीच वाली जो अमाउंट होती है इसके अंदर आपको एग्जम्प्टेड अमाउंट देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको हाउस रेंट अलाउंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या है आपको पता लगा कि पार्टली एग्जम्प्टेड अमाउंट अलाउंस है, ठीक है। अब आप अपने बुक के अंदर देखोगे तो आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको पूरा शो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो कैमरे का जो स्ट्रक्चर्स है वो इतनी वाइड एरिया के अंदर नहीं है, तो आपको इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि इसी तरह से देखो, मैंने जो समझाया वही आपको मिलने वाला है, राइट। अगर फिर भी कोई नया पॉइंट है तो आप मुझे बताना सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे नोट डाउन करके, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आपको याद रखनी होती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? जो अलाउंस आपको एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देते हैं। कोई भी चीज़ है, हम हर चीज़ में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ही देगा, ठीक है। तो इसे कैसे निकालते हैं, ये भी इसका एक अलग मेथड है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर क्या है एम्प्लॉयर को मिलते हैं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एक किस तरह का अलाउंसेज होता है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, किस चीज़ के लिए? फॉर हॉस्पिटलिटी के लिए। मीन्स कि मान लो कि आप किसी ऐसे ऑफिस के अंदर काम करते हैं जहाँ पर क्या है डेली रूटीन पे कस्टमर डेली आते हैं, ठीक है। डेली टू डेली हर कस्टमर आते हैं, हर कस्टमर के साथ आपको अच्छे से डीलिंग करनी पड़ती है। तो उनकी डीलिंग के लिए उनके चाय पानी खाना पीना और क्या है उनके लिए जो रूम है, उनकी रूम की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छी तरह से बेटर तरह से रखने के लिए आपको दिया जाते हैं। तो इस तरह के अलाउंसेस को क्या बोला जाता है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। में इसकी मेहमान नवाजी के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और यही बात ये केवल उन्हीं के लिए डिडक्टेबल है जिनके जो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये फुली टैक्सेबल है। क्या है? फुली टैक्सेबल है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए पूरी तरह से, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, यहाँ पे टैक्सेबल फुली टैक्सेबल नहीं है। अगर वो वहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कोई और है उनके लिए फुली टैक्सेबल है, उन्हें पूरी तरह से इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए इट इज़ अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, इट इज़ अ फर्स्ट। हाँ, दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इस टैक्स को जो भी आपको अलाउंस मिलने वाला है, मान लो कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है 4,000 रुपये मिल गया, ठीक है। वो अलाउंस पहले आप क्या करोगे अपनी सैलरी के अंदर ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एट द एंड में जब आपकी ग्रोस सैलरी निकल जाएगी ना, जब मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दूंगी सैलरी के, उसके बाद आपके क्या है सारी सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डिडक्शन ऐसे लिख के दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए क्या लिखना है, डिडक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऐसे 16(2) ऐसे लिख देते हैं और 5,000 उसमें से लेस कर देने हैं जो भी आपकी ग्रोस सैलरी है। मान लो कि 4,05,000 ऐसे 55,000 ऐसे कुछ है, तो इसमें से 5,000 माइनस करके 50,000, 4,50,000 आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक के एट द एंड के अंदर, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन। ये पूरा मैं बताने वाली हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। बट पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर मैक्सिमम 5,000 रुपये की छूट मिलती है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो यहाँ भी स्पेशल लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको छूट मिलती है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, आपको सीधा यहाँ पर क्या है ऐड करना होगा, जो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला भी हुआ है तो। क्लियर? तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर्स। कुछ एक स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो एक्सपेंडिचर्स आपके ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं और आपके नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मीन्स कि आप अपने ऑफिस मतलब कि आपकी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। उनके अंदर आपकी क्या है पार्टली टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, मीन्स कि आधा टैक्सेबल है आधा टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये हमारे 2 पॉइंट्स इंक्लूड होने वाले हैं। सबसे पहला क्या है हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। देखिए मैं आपको बुक शो नहीं कर सकती, अब इस तरह से शो कर सकती हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है आप सभी बच्चों को, राइट। अब देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होते हैं, एक ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की जाएगी, ये देखिए सेक्शन नंबर, एक सेकेंड, ये देखिए सेक्शन नंबर 10(14) के अंदर है, ठीक है। 10(14) ए तो है हमारा ऑफिशियल यूज़ के लिए, ठीक है, ऑफिस के यूज़ के लिए, और 10(14)(2) मीन्स की 1(1) ये है हमारा पर्सनल यूज़ के लिए। अब हम बात कर रहे हैं 10(14) ए। क्या आपको कोई बार क्वेश्चन में क्या ऐसे मिलेगा
कि अगर मान लो कि आपको ये 8 अलाउंस ऐसे याद नहीं हुए, ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, ये अगर आपको याद नहीं रहे, आपको ये भी याद रह गया ना कि 10-14 हमारा ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो इसके अंदर कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, ऐसे अलाउंस जो कि आपको क्या है ट्रैवलिंग के लिए दिए जाते हैं, जो कि ऑफिशियली होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसे अलाउंसेस जो कि ऑफिशियल होते हैं फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस के लिए दिया जाता है, उनकी कैसे हम टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं वो आप बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए कैसे निकालेंगे हम इनको, एक सेकेंड। अब इसके अंदर देखिए आपको व्हेन एन एम्प्लॉय सेंड आउटसाइड द, ये मैंने आपके लिए स्पेशल लिखा हुआ, अदरवाइज मैं बुक से पढ़ा देती क्योंकि मैं पूरा शो नहीं कर पा रही। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस कैसे कह रहे हैं कि व्हेन एन एम्प्लॉय भेजता है, मैंने भेजा है आउट ऑफ द क्वार्टर, आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ ऑफिस वर्क, मीन्स कि आपको किसी ऑफिशियल वर्क के लिए आपको बाहर भेजा है। ठीक है, तो उसके लिए भी वो कंपनसेट आपको जितना भी एक्सपेंसिव, मान लो कि आप क्या है, जैसे कि न्यूज़ वालों का एग्जांपल दूं मैं, न्यूज़ वाले जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट के, जहाँ जहाँ हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, लोगों की क्या रैली होती है, जहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण के लिए जाते हैं या फिर रैली के लिए जाते हैं, वहाँ वहाँ क्या है न्यूज़ वाले भी पहुँच जाते हैं। तो आप अब मेन जो डेस्टिनी होती है उनकी, मान लो कि वो क्या है दिल्ली के अंदर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर रैली ना होते हुए क्या मान लो कि वो सोनीपत के अंदर रैली हो रही है, राइट। तो क्या है जो दिल्ली वाले जो मीडिया वाले हैं उनके या तो क्या है जो मेंबर होंगे टीम के वो सोनीपत में मिलेंगे, तब तो उन्हें कोई क्या है जाने के लिए इतनी जरूरत नहीं, बट अपने ऑफिस से लेके जो जहाँ रैली हो रही है मेन ऑफिस तक, जहाँ रैली हो रही है और जो जहाँ मेन ऑफिस है उनके बीच में जाने के लिए भी तो खर्चा होगा ना। तो ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए जो अलाउंसेस दिया जाता है, जो भी ट्रांसफर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे बोला जाता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्लियर। और वो कैसे हम निकालेंगे, टैक्सेबल कितना होगा, जितना अमाउंट आपको मिला है, मान लो कि अमाउंट आपको 2400 रुपये मिला है, ठीक है, और आपका खर्च हो गया है 400 रुपये, जस्ट केवल 400 रुपये, तो अमाउंट रिसीव माइनस के अमाउंट स्पेंट कितना बच गया, 2000 रुपये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन जनरेट हो रही होगी कि ये ऐसे कैसे याद रखेंगे कि ये इसमें टैक्सेबल इतना अमाउंट है, इतना इसमें कैसे मानेंगे कि अमाउंट माइनस में रिसीव माइनस के स्पेंट है, कैसे करेंगे वो, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। बट थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि किसके लिए कौन सा अलाउंस होता है, क्योंकि एक ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। पहले ट्रैवलिंग अलाउंस क्लियर हो चुका है, राइट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेली अलाउंस। डेली अलाउंस क्या होता है कि जब हम आपको आउट ऑफ स्टेशन भेज दिया जाता है, तो ट्रैवलिंग के साथ साथ आपको क्या है फ्लैट मील और वहाँ पे रहने घूमने के लिए, आपको शॉपिंग करने के लिए जो भी खर्चा होता है उसके लिए भी आपको डेली अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, ये भी ऐसी टैक्सेबल होगा, अमाउंट रिसीव माइनस के अमाउंट स्पेंट इज अ टैक्सेबल अमाउंट। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, अमाउंट रिसीव माइनस के अमाउंट स्पेंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट है कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस का मतलब होता है सवारी भत्ता। सवारी भत्ता मीन्स कि जब आप सिमिलर लाइक ए डियरनेस अलाउंस की तरह ही होती है, डेली अलाउंस सॉरी, ठीक है। इट इज पेड व्हेन द एम्प्लॉय सेंट वन प्लेस टू द अदर प्लेस विद इन अ सेम सिटी। जब आपको एक सिटी के अंदर भेजा जाता है, भेजने का मतलब कि अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सोनीपत का एग्जाम्पल लिया, सोनीपत के अंदर रैली हो रही है, ठीक है, तो जो मीडिया वाले हैं उसका जो मेन ब्रांच मान लो कि सोनीपत से थोड़ा सा दूर है, सोनीपत से थोड़ा मीन्स की मान लो मुरथल है, ठीक है, मुरथल के पास क्या है उनका मीडिया का ऑफिस है, तो वो मुरथल से लेके सोनीपत आएंगे, तो सेम सिटी के आसपास मीन्स की सिटी तो यही लगने वाली है ना। तो क्या है यहाँ पर ट्रैवलिंग करने के लिए क्या है आपको अलाउंस दिया जाता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये इसी तरह से टैक्सेबल होगा, अमाउंट रिसीव माइनस के अमाउंट स्पेंट। हेल्पर अलाउंस की बात की जाए तो ये क्या होता है कि आपके वर्कलोड को कम करने के लिए एक ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे वर्कर को अपॉइंट किया जाता है जो आपकी बर्डन को कम कर सके, राइट। एकेडमिक अलाउंस क्या होता है, जैसे कि अगर मैं हमारे लाइन के अंदर अगर टीचिंग लाइन की अगर बात की जाए तो रिसर्च पीएचडी करने के बाद, पीएचडी के दौरान आपको क्या है रिसर्च करनी पड़ती है और उसके अंदर क्या आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको जीआरएफ क्लियर हो जाता है, उसे 35,000 प्लस
40,000 के करीब, इसकी 35 से 40,000 के करीब महीने की एक एज एक अमाउंट दी जाती है कि जिससे कि आपका खर्चा निकल जाए। तो एकेडमिक अलाउंस वही होता है जब आप रिसर्च के लिए जाते हैं या फिर प्रोफेसर होते हैं, WHA वाले पर्सन होते हैं, इसरो वाले पर्सन होते हैं, उन्हें क्या है ये अमाउंट दिया जाता है कि वो अपने काम को और अच्छी तरह से करें, काम में किसी तरह की कोताही ना बढ़ते कि पैसे की कमी के कारण कई बार क्या पर्सन पीछे हट जाते हैं। तो हमें भी क्या जब हम रिसर्च करते हैं तो क्या है 35,000 रुपये हमें पर महीना सैलरी एज ए अलाउंस कहेंगे उसे हम मिल जाते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस की अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म अलाउंस वो अलाउंस होते हैं जैसे कि अब कहीं जगह क्या है कॉलेजेस के अंदर भी टीचर्स की भी क्या है यूनिफॉर्म हो गई है। जैसे कि हमारे पुलिस कर्मचारी होते हैं, फौजी कर्मचारी होते हैं, एयरफोर्स के अंदर होते हैं या फिर पोस्टमैन होते हैं, इन सभी की क्या होती है यूनिफॉर्म होती है। तो उनकी यूनिफॉर्म सिलाने के लिए भी उन्हें अलाउंस दिया जाता है और जितना अमाउंट स्पेंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी का बचा टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ट्रांसफ़र अलाउंस। ट्रांसफ़र अलाउंस का मतलब ट्रांसफ़र अलाउंस नहीं, ये पहले हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये दूसरे पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। इसके 6 पॉइंट्स थे, राइट। आपको बिल्कुल याद रखना है पार्टली टैक्सेबल इन ऑफिशियल यूज़ के अंदर 6 पॉइंट आने वाले हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, राइट। अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल अलाउंस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। आप अपनी साथ साथ बुक के अंदर भी करते रहिए क्योंकि आपको ये डाउट ना रहे कि कोई पॉइंट छूट गया है, राइट। क्योंकि मैं मेरी यही कोशिश है कि आपको सारा सिलेबस करवाऊँ, एक एक पॉइंट भी ना छोड़ूं, राइट। और जो पॉइंट छुड़वा रही हूँ बोलकर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पर्सनल अलाउंस की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले एक पॉइंट है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। एक सेकेंड, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन नेचर। ये जो अलाउंसेज है आपको इनकी अमाउंट आपको स्पेशल लर्न करनी पड़ेगी जो कि आपको यहाँ दी हुई है अपेंडिक्स के अंदर। ये आपको पूरी तरह से लर्न करनी पड़ेगी। जैसे भी एक दो क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिकल में, आप वही अमाउंट याद करना, सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये थोड़ी बहुत आएंगी। ठीक है, इसके अंदर बस केवल 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अंडरग्राउंड अलाउंस। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आया था जब हमने स्पेशल ऑफिशियल यूज़ के लिए किया था, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस आया था। जब कोई ऑफिशियल यूज़ के लिए जाता है और उसको मिलता है ट्रैवलिंग, और जब कोई पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल पर्पज़ के लिए जाता है तो उसे मिलता है हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक पर्सनल अलाउंस है, राइट। पर्सनल खर्चे हैं। एक एम्प्लॉई एक क्या है काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, उसको क्या इस चीज़ का भी अलाउंस मिलता है। अब देखिए फॉर एम्प्लॉई चिल्ड्रंस एजुकेशन कंपनसेशन, एम्प्लॉई के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी कंपनसेशन दिया जाता है, बट कंपनसेशन की अमाउंट कितने बच्चों तक लिमिट है? केवल 2 बच्चों तक लिमिट है। एग्जम्पशंस लिमिट की अगर बात की जाए, कहते हैं कि पर चाइल्ड आपको 100 रुपये क्या है छूट मिलेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं, MRT। ठीक है, और तीनों की जो एजुकेशन जो अलाउंस है, सॉरी जो खर्चा हो रहा है इनके ऊपर 500 रुपये पर महीने हो रहा है, और मैंने बोला है 100 रुपये आपको छूट मिलेगी और 2 बच्चों तक मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो 100 रुपये की छूट मिलेगी, कितने बच्चे तक मिलेगी? MR की मिलेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप इसकी भी ले सकते हैं, इन दोनों की भी ले सकते हैं, इसकी भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी 2 बच्चों की ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स 500 आपकी पर महीने की क्या थी एक्सपेंडिचर्स था, बट आपको 100 रुपये इसके अंदर छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 400 पर तीसरे बच्चे की पूरी फीस लगेगी स्कूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगी। अब ऐसे मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। इसकी कॉपी के अंदर एक तो करा है, मिले करके दिखाएं तो बहुत फ़र्क होता है। अब देखिए MRT बच्चों का मैंने एग्जाम्पल लिया, इनकी फ़ीस कितनी थी? 500 रुपये पर मंथ थी। ठीक है, हमें पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट निकालना होता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर आपको कितनी छूट मिलती है? 100 रुपये मिलती है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, तो 400 रुपये ही हो गया, 400 रुपये ही हो गया, 500 रुपये ही हो गया। तो इनको 12 से मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपको, देन सारी अमाउंट ऐड करनी है। तो 4800 प्लस 4800 प्लस 6000 ऐड करने के बाद ये अमाउंट टैक्सेबल होगी। कई बार क्या होता है कि आपकी अमाउंट एग्जाम्पशंस की अमाउंट 100 रुपये है, बट आपकी फ़ीस क्या है 80 रुपये भी हो सकती है। कई क्या पता कई बच्चे सरकारी कॉलेजेस में या फिर क्या है सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो 80 रुपये भी फीस हो सकती है। तो 100 रुपये लेस हो जाती है, तो हमारी नील अमाउंट क्या हो जाएगी?
टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको बस ये दो बात रखनी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर आपको 100 रुपये तो क्या मिलती है, छूट मिलती है, और कितने बच्चों तक मिलने वाली है, 2 बच्चों तक मिलने वाली है, 2 चिल्ड्रंस तक मिलने वाली है। ठीक है, ये है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, और दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब भी आप टेक्स्ट के कोई भी पॉइंट कर लेते हो, कोई भी चैप्टर कर लेते हो, उन चैप्टर्स को एक बार लर्न करने के बाद एक बारी हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पढ़ लेना है। बिकॉज टेक्स्ट आपका एक नया सिलेबस है, नए तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होने वाले। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई पर्सन ऐसा है जो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, उनके अंदर भी आप क्या है, आपको अगर उनको मिलता है तो आप उनकी सैलरी खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट अब पढ़ने वाले हैं हमारे चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। कई एम्प्लॉयज़ के बच्चे क्या होते हैं जो हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी उनको अलाउंस दिया जाता है, और वो अलाउंस भी 2 बच्चों तक के लिए अप्लीकेबल है, बट उनकी अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 300 रुपये है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, हॉस्टल के लिए 300 रुपये एग्जम्प्टेड है, पर बच्चों की संख्या इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, याद रहेगा, ट्रीटमेंट यही रहने वाला है, 300 रुपये लेस हो जाएंगे, देन आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस का मतलब क्या होता है कि कई जगह आपको ऐसे मान लो कि आपकी ड्यूटी ऐसी जगह लगे माइंस के अंदर काम करने की, मतलब खदानों के अंदर काम करने की, मिल्स होती है ना, वहाँ पे जहाँ पे क्या आपको खदानों के अंदर जाना पड़ता है, और क्या है, वहाँ से सोना, मिट्टी, कोयला जो भी होता है वो निकाल के लेके आना होता है। बहुत ही रिस्की काम होता है, जिससे क्या है, आपकी जान भी जा सकती है। उनके लिए भी उनको अलाउंस मिलता है। राइट, अगर कोई एम्प्लॉय उसमें काम करता है, कहते हैं कि दिस अलाउंस रिसीव बाय द एम्प्लॉय हुज वर्किंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसे इंसान को मिलता है जो एम्प्लॉई है, जहां उसे काम करना पड़ता है ज़मीन की सतह के नीचे, उन्हें काम करना पड़ता है, माइंस के अंदर काम करता है। तो इसका रूल क्या रहने वाला है, उसकी एग्जम्प्टेड लिमिट लेने वाली है 800 रुपये पर मंथ। वो गया कॉल, मान लो कि यहाँ पे उसे क्या है, अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है उसकी 1000। मान लो कि अभी ये देखिए एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे मिल सकता है कि उसे अंडरग्राउंड अलाउंस मिला 1000 रुपये पर मंथ या फिर 2000 रुपये पर मंथ। आपको ये अमाउंट याद रखनी है कि उसे केवल छूट 800 रुपये की मिलने वाली है, बाकी टैक्सेबल है। अब यहाँ पे देखिए 1000 से लेके 800 रुपये मिल रहा है, 1000 उसे मिल रहा है, 800 रुपये एग्जम्प्टेड है, तो माइनस करके 200 रुपये बचेंगे, तो 200 गुना में 12, 2400 क्या है, उसे टैक्सेबल कहेंगे। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक जो आपको है अलाउंसेस का, जो ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है, वो कंप्लीट समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद जो अमाउंट आते हैं, ये आती है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, सॉरी फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि जो पूरी तरह से छूट है, वो क्या क्या है, वो हमारे केवल 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं फुली एग्जम्प्टेड का, कि फॉरेन अलाउंसेस या फिर ओवरसीज अलाउंसेस। ऐसे पर्सन जो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस, देखिए पहले यहाँ पे फॉरेन अलाउंसेस जो जिनको मिलता है उनकी बात की जा रही है, वो कैसे होने चाहिए एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय के लिए है। एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो कहाँ सर्विस किया होना चाहिए, जो काम कहाँ कर रहा होना चाहिए, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया। मीन्स आप इनकम टैक्स किसका पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ रहे हैं। तो कोई भी अलाउंस जो आपको बाहर से मिल रहे हैं या फिर बाहर के लिए मिल रहे हैं, कैसे भी अलाउंसेस जो मतलब कि फॉरेनर है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं होंगे। मीन्स कि पूरी तरह से फुली एग्जम्प्टेड होंगे, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं पे करना है। अलाउंसेस टू द यूएनओ एम्प्लॉय। यूएनओ एम्प्लॉय कौन होता है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए भी टैक्स जो अलाउंसेस होते हैं वो पूरी तरह से छूट होती है। वो एक स्पेशल छूट है, वो स्पेशल पर्सन है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट है समवेरी अलाउंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब देखिए, अब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी कोर्ट होती है, और यहाँ पर क्या है, डेली क्या है केसेस आते हैं, डेली क्या है पुराने जो केसेस जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, वो आते हैं। ठीक है, वो क्या है समवेरी क्या होते हैं कि आदर सत्कार के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वकील आते हैं, उनके आदर सत्कार के लिए, उनकी क्या है मेहमान नवाजी के लिए भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और उनके जो अलाउंस मिलता है, उनको क्या जो क्लेम मिलता है वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ खुआने के लिए, उन्हें पूरी तरह से खातिरदारी करने के लिए, वो अलाउंसेस भी पूरी तरह से टैक्सेबल
नहीं है, मीन्स की पूरी तरह से छूट है उनकी। आगे आता है पेनड्राइन अलाउंसेस। पेनड्राइन अलाउंसेस क्या होता है? पर डाइन अलाउंसेस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र के ट्रैवलिंग करते हैं। अब देखिए, जब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अमेरिका गए थे, ठीक है। अमेरिका जब गए थे तो वहाँ हमारे देश के जो मीडिया वाले हैं वो पर्सन अमेरिका गए थे, वाइट हाउस के सामने गए थे, तो उनका इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जो अलाउंसेस मिलता है वो भी अलाउंसेस पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, राइट। तो आपको अलाउंसेस का पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फुली एग्जम्प्टेड, हाफ एग्जम्प्टेड एंड द फुली टैक्सेबल का पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं हमारे परक्यूजिट्स के बारे में। परक्यूजिट्स क्या होती है? ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये मत कहना मैम आपने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना दी है। आप थोड़ा थोड़ा करके आप उसको देख ज़रूर लेना, क्योंकि मैं सारे वही पॉइंट्स करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर?